हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में ख़वातीन का दिन मनाया जाता है, जिसमें ख़वातीन के हुकूक़ की बात की जाती है, इन पर मज़ालिम और ऐसी रिवायात के खिलाफ आवाज़ भी उठाई जाती है जिसमें ख़वातीन का इस्तेहसाल होता है। मुल्क में ख़वातीन के हुकूक़ के मुतालिक आगाही में इजाफा भी किया जा रहा है और किसी हद तक इस बात का एहसास भी पैदा हो रहा है कि मुल्क में सनफ़ी इम्तियाज़ के ख़ात्मे की ज़रूरत है। ये एक हौसला अफजा पहलू ज़रूर है, मगर दूसरी तरफ देखें तो मुल्क में कई ऐसी फरसूदा और कबीह रस्में राइज हैं जिनमें न सिर्फ औरत का इस्तेहसाल किया जाता है बल्कि इससे जानवर की तरह सलूक भी किया जाता है। मुल्क के कई इलाकों में नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल एक ऐसी खौफनाक रस्म है जिसमें महज शक, जिद, अना या कहीं तो दुश्मनियां निभाने के लिए लातादाद ख़वातीन से जीने का हक भी छीन लिया जाता है। समाजी तौर पर इस रस्म के खिलाफ कानून साजी भी की गई है, मगर इस रस्म का खात्मा क्यों नहीं होता, इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं। आज न्यूज़ ने इस हवाले से कुछ अरसा कबल तहकीकाती रिपोर्ट्स भी तैयार की थी। पहले वो रिपोर्ट्स पे नजर डाल लेते हैं, उसके बाद इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान में सालाना लातादाद खवातीन और बच्चियां गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं। सिंध के अंदर टे औरतूं रोजाना मारी वञनि थियूं। इराक में जेका लड़ाई हलंदड़ हुई, अफगानिस्तान में जेका बैटलफील्ड है, उन बैटलफील्ड में इतनी औरतूं कोन थियूं मारजन। इतनी बड़ी तादाद में खवातीन के कत्ल के वाकयात एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जैकबाबाद से ताल्लुक रखने वाले मुहक्किक गुलाम नबी सदायो का कहना है कि ये कभी रस्म असल में बलूचिस्तान के रास्ते आने वाले आर्याओं की है, जिसके खात्मे के लिए अंग्रेज दौर में सख्त सजाएं भी रखी गई थी। जनरल नेपियर ने यहाँ कोई कायदे कानून बनाए कि जो भी किसी औरत को कारी की वजह से कत्ल करेगा तो उसका कंधे से बाजू काट दिया जाएगा। 8 बंदों को उन्होंने मौत की सजा दी। कारीकारों की रस्म थी, उसके ऊपर बंदिश पड़ गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों के बाद फिर से रस्म शुरू हो गई है। हुकूमत ने ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कानून साजी भी की और इस किस्म के कत्ल को नॉन कंपाउंडेबल क्राइम भी करार दिया गया, लेकिन कारोबारी के इल्जामात लगने के बाद बड़ी तादाद में लड़कियां कत्ल से तो बच जाती हैं या बचा ली जाती हैं, लेकिन उसका मुस्तकबिल क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जागीरदारों के पास, पीरों के पास, मीरों के पास चली जाती हैं, उनके वो फैसले करते हैं। शक्ल और सूरत अच्छी होती है तो उनको अपने यहाँ रख देते हैं, वरना उनको बेच देते हैं। जिनके पास पावर है वो लड़कियां उनके घरों में, उनके कोटों में रहती हैं और बेची जाती हैं। मौत का तो एक दुख है, एक मतलब बंदा मर गया, मगर जो जिंदा रहती हैं लड़कियां वो बहुत दुखी जीवन गुजारती हैं। और फिर वो एक बार नहीं बिकती हैं, वो बार बार बिकती हैं। एक जगह अगर बिक गई तो फिर वहां ताने देकर के तुम तो कारी हो, तो फिर वो आती है, फिर वो किसी और के हाथ बिकती है। कितनी लड़कियां इन हालात का शिकार होती हैं, उसके बाज़ाब्ता एदाद शुमार तो मौजूद नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ऐसे केसेस न मीडिया में रिपोर्ट होते हैं, न ही FIRs होती हैं। पीर और सरदार कभी ये नहीं चाहते कि उनके इलाकों में रहने वाले लोग तालीम उनको हासिल हो, उनको कानून के हवाले से जानकारी मिले। हमेशा इन इलाकों में जहालत और इस तरह के रस्म व रिवाज को पाला जाता है। इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि ये असेंबलियों तक पहुंचे हुए हैं। जब तक इन लोगों को इनके बारे में नहीं बताया जाएगा, तब तक ये इस अंधेरे का शिकार होते रहेंगे और इस चक्की में सबसे ज्यादा औरत और बच्चे पिसते रहेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर पीरों और नाम निहाद सरदारों को इस रस्म से माली फवायद मिलते हैं तो वो क्यों चाहेंगे कि ये कभी रस्म खत्म हो और खवातीन बेखौफ होकर बावकार अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारें। शाहजमान भंगर, आज न्यूज़, कराची। इस रिपोर्ट में वाज़ेह है कि रस्म की आड़ में ख़वातीन को बेचा और ख़रीदा जाता है, यानी इस कभी रस्म से ताकतवर लोगों को माली फ़वाइद भी हासिल होते हैं। वो क्यों चाहेंगे कि ये रस्म ख़त्म हो? पैनल से गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रेहाना चुनर, वुमेन एक्टिविस्ट, और फरजाना बारी साहिबा, समाजी कारकुन, आमना सरदार, रुकने पंजाब असम्बली। सबसे पहले रुक कर लेंगे आमना सरदार की जानिब। मैडम, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, अगर हम आइन की बात करें, आइन में किन किन मौक़ों पर ख़वातीन को मौका दिया गया है कि वो आगे आए और उनके हुकूक क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये तस्हीह करना चाहूंगी, मैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से हूँ जी। और दूसरा ये जी कि आपने कहा कि इसके लिए जैसे लेजिस्लेशन की जरूरत है जी, और इसके ऊपर अगर हम बात करें
तो हमारे यहाँ इसमें ऑलरेडी कानून मौजूद है। गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम का जो 2016 का कानून है वो तो मौजूद है, और उसके अगर आप देखें तो उसके तहत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 299 में गैरत के नाम पर कत्ल को फसादल अर्ज यानी जमीन में फसाद बर्पा करना करार दिया गया है। तो और इसकी सजा भी 25 साल कैद है। तो ये एक कभी रस्म है, जैसे कि अब थोड़ी सी मैं ये भी वजाहत करना चाहूंगी कि हम उसको थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगी, गैरत के नाम पर कत्ल किन वजूहात की बिना पर होता है। सिर्फ हम ये कह देते हैं, यहाँ पे हम सुनने में आता है जी कि उनकी पसंद की शादी पे, जरूरी नहीं है ऐसा हो। बहुत सी जगहों पर देरीना आपकी दुश्मनियां होती हैं खानदानों में, विरासत से महरूम करने के लिए खवातीन को ऐसे किया जाता है। कोई शख्स अपनी खातून को छोड़ नहीं सकता और दूसरी शादी करने में इंटरेस्टेड होता है, वो इस मकसद के लिए सरदार साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस पे आपसे मजीद थोड़ी गुफ्तगू और करेंगे कि कानून मौजूद है, इस पे अमल क्यों नहीं होता। फरजाना बारी समाजी कारकुन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फरजाना साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कानून मौजूद है, जिस तरह से आमना साहब अभी गुफ्तगू कर रही हैं, कानून मौजूद है, लॉ मौजूद है, मगर इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। और हमारा जो इसमें अभी इससे पहले रिपोर्ट चली है उसमें ये सवाल था कि अगर ऐसे लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो क्यों चाहेंगे कि ये रसूमात को ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। आप क्या समझती हैं कि कार्रवाई ना होना किसकी कोताही है, और लॉ मौजूद है इसके मुताबिक कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, जिन्होंने लॉ के ऊपर अमल दरामद करना होता है, ठीक है, खासतौर पे इस वक्त जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें पुलिस है, हमारी जुडिशरी है, ठीक है, और फिर उनको उनकी परफॉर्मेंस को जिन्होंने मॉनिटर करना है, वो आपके जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग होते हैं, आपके पार्लिमान होती है, जिसका एक रोल है कि वो ओवरसाइट का रोल होता है कि वो ये देखें कि जो वो पॉलिसीज और जो कवानीन बन रहे हैं उसके ऊपर हमारे अदारे किस हद तक उस पर अमल दरामद कर रहे हैं और किस तरह उनको ज्यादा हम मौसर बना सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये सारे लेवल पे टोटल फेलियर है। ना तो पार्लियामेंट ओवरसाइट करती है, मतलब वो कानून बना देते हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज का जो एक रोल होता है कि वो मॉनिटर करे कि जो अदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस, वो पॉलिसी और जो लॉज है उनकी इम्प्लीमेंटेशन, तो वो ये काम वहाँ पे भी नहीं हो रहा होता। जहाँ तक हमारे पुलिस और जुडिशरी का मामला है, जो भी सिंफी तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, स्पेशली जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन या वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, उसमें क्योंकि इन अदारों में भी एक बहुत पिदरशाही सोच लेके लोग बैठे हुए हैं, एक बहुत प्रत्याकल जो है बायसेस है, जेंडर बायसेस है लोगों के अंदर, आपकी जुडिशरी में भी है, आपकी पुलिस में भी है। तो हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर ही जो है वो प्रॉपर तरीके से इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो पेट्रियार्कल माइंडसेट भी है, दूसरा कॉम्पिटेंस की भी कमी है कि किस तरह से, मिसाल के तौर पर अगर कोई रेप होता है उसमें किसी औरत का खुदा न खासा, उसमें किस तरह से आपने एविडेंस को कलेक्ट करना है, और बाज़ औक़ात वो क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह भी प्रॉपर तरीके से जो है वो एविडेंस नहीं होता, तो जुडिशरी भी आराम से कह देते हैं, जो उन लोगों को खुले वो सजाएं नहीं होती उन केसेस के अंदर, वो कहते हैं कि जी लैक ऑफ एविडेंस एंड ऑल दैट। तो पूरा सिस्टम इसमें रिस्पॉन्सिबल है। पूरा सिस्टम, फरजाना साहिबा ठीक कहा आपने, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। जैसे अभी आमना सरदार साहिबा ने भी कहा कि हम देखें जायदाद के मामलात भी आते हैं, फिर पसंद नापसंद के मामलात भी आते हैं, जिन पर इल्ज़ाम लगाकर कारोकारी का फिर इस पे अमल दरामद किया जाता है। अब जायदाद का तनाज़ा हुआ, ये पसंद नापसंद के मामलात हुए, इस तरह के केसेस के बाद रियासत की क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, रियासत की तो यही जिम्मेदारी है ना कि सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के जो हमारे यहाँ ये जो पैरेलल सिस्टम्स बने हुए हैं, जुडिशल सिस्टम्स बने हुए हैं, पंचायतें, और हमारे यहाँ अभी तक आप देखिए जिरगे बैठते हैं, जबकि कानूनी तौर पे तो हमने पंचायतें जो जगहों को जो है वो इलीगल करार दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि कोई उनको मॉनिटर करने वाला नहीं है, लोकल गवर्नमेंट हमारी इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव क्या, बल्कि लोकल गवर्नमेंट आप उनके इलेक्शन भी नहीं कराते, क्योंकि ये वो वाहिद मैं समझती हूँ कि टेयर ऑफ गवर्नमेंट है कि अगर वहाँ पे अवामी नुमाइंदे जो है वो गली मोहल्ले की सतह पे मौजूद हो, गोठों में, देहातों में मौजूद हो, तो वो देख सकते हैं कि अगर उनकी इर्द गिर्द कोई इस तरह की वायलेशन होती है, कोई जिरगा पंचायत बैठती है, कोई जहाँ पे वहाँ के सरदार लोकल
वडेरे कोई लोगों के राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, या छोटी बच्चों की शादी हो रही है, या कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और उनका कांटेक्ट हो पुलिस के साथ, वो फौरी तौर पे जो है वो कम्युनिटी के अंदर जो उनके नुमाइंदे हैं वो मॉनिटर करे। वो उसी सूरत में हो सकता है जब आपकी मौसर बलजियाती जो आपके सिस्टम है वो मौसर हो, वो भी नहीं है। तो मसला ये है कि जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना सिस्टम में, बारी साहिबा आप अब रुकिएगा, पानी पी ले, जब तक हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमना सरदार साहिबा। आमना साहिबा, अब हमने यहाँ पे देखा कि रियासत की जिम्मेदारी के बारे में सामाजिक कारकुन हमारी बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों का जो बताया जाएगा कि आइन में भी मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं होता। कारोकारी की मतलब वारदातें अभी भी हो रही हैं, लड़कियों को मारा जा रहा है, कम उम्र की शादियां भी अब हो रही हैं। केपी के में आप रुकने कौमी असम्बली केपी के हैं और वहां पे इस तरह के वाकयात पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा होते हैं, क्या कहेंगी? जी, इसमें बिल्कुल जैसे फरजाना बारी साहिबा ने कहा, उनकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट का बड़ा अहम किरदार इसमें हो सकता है। वहां से मैं बात शुरू करूंगी कि यहाँ पे जो जिले के तहत मुसालिहाती कमेटियां बनी हुई होती हैं हर जिले में इंतजामिया के तहत और पुलिस के साथ मिलकर, वो भी अपना किरदार बाज़ औक़ात बहुत अच्छे से अदा करती हैं, बाज़ औक़ात अदा नहीं कर सकती। तो हमें इनको फाल करने की जरूरत है, इनको अवेयर करने की जरूरत है मजीद। और कौन करेगा इनको फाल, कौन करेगा, कौन अवेयर करेगा? ये काम भी तो हुकूमत का, ये रियासत का हुकूमत का काम है। जो महकमे इनको इनके ऊपर होते हैं, इदारे जो इनके ऊपर हैं, वही इनको करेंगे। जिस तरह फरजाना बारी साहिबा ने कहा, मैं अगेन उनकी बात को एंडोर्स भी करूंगी कि पार्लियामेंट में इस चीज को उठाया जाना चाहिए, इस पे बात की जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट और रेज किया था इसके साथ साथ, मैं कतई कलामी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये रेज किया कि जिन इदारों ने काम करना है, जिन इदारों ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, वहीं पर ही लोग ऐसे बैठे हैं, इनकॉम्पिटेंस है उनके अंदर। इसके साथ साथ वो एक दूसरे के साथ नहीं देख पाते बैठना, कि नहीं कहते कि यार ये खवातीन हमारे साथ बैठे हैं, कि जेंडर का काफ़ी इशू वहाँ पर उठाया जाता है। जब वहीं पर ही ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कार्रवाई करनी है, तो फिर इसका बनेगा क्या? आगे किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंट होगा? हम कौन सी सदी में रह रहे हैं और किन सदियों की हम रसूमात को फॉलो कर रहे हैं? इस वक्त भी ना सिर्फ देहात की बात की जाए, बल्कि शहरों के अंदर भी अब ये तमाम चीज़ें चलती नजर आ रही है। आपने जेंडर डिस्पैरिटी की बात की, मैं इसी के ऊपर आ रही थी कि जब असेंबली में आपकी खवातीन मौजूद नहीं होंगी, जब तो जाहिर है वो भी मसाइल का शिकार होगा, क्योंकि मर्द इस चीज पे बात ज्यादा नहीं करते। आप देखें, चाइल्ड मैरिज की बात हो, औरतों पे तशद्दुद की बात हो, या ऑनर किलिंग की बात हो, हमेशा खवातीन ही इन इश्यूज पे बात करती हैं, और असेंबली के अंदर भी करती हैं, असेंबली से बाहर भी करती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम औरतें कम से कम इस पे आवाज उठाते भी हैं। अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैंने हर उस चीज पे आवाज उठाई है जो औरतों से रिलेटेड है और जिससे औरत को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या रेशो है इन तमाम वारदातों का और इन पे होने वाली कार्रवाइयों का? क्या रेशो आप देख रहे हैं इस वक्त? तो मैं ज़ाहिर आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ इलाकों में है, और वहाँ पे मसला ये है कि लोग समझते हैं, मैं ये समझती हूँ जाती तौर पर कि दीन की कमी और तालीम, दीन से दूरी और तालीम की कमी, ये दो चीजें ऐसी हैं, क्योंकि तालीम जब तक आप हासिल नहीं करते, आप एक रोशन दिमाग नहीं हो सकते। ठीक है, चीजों को समझ साहिबा साथ ही रहिएगा, एक बार फिर रुक कर लेंगे सामाजिक कारकुन की जानिब फरजाना बारी। फरजाना साहिबा, अब मामला तो तमाम तर आपके सामने, क्योंकि आप खुद भी इन तमाम मामला को कवर करती हैं। औरत मार्च है, आलमी दिन खवातीन के हवाले से बनाया जाता है 8 मार्च को, उस पर बात कर लेते हैं कि प्रोटेस्ट किया जाता है, रैलियां निकाली जाती हैं। आप इस 8 मार्च को, ये औरतों के आलमी दिन को, जो पाकिस्तान में ये सब चल रहा होता है, इसको किस नज़र से देखती हैं? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आपने देखा हो कि इस साल जो रैली निकली है, पिछले 5 सालों से 2018 से ये हो रहा है कि खासतौर पर जो इस्लामाबाद में औरत मार्च की रैली निकलती है, उसके ऊपर मुसलसल हमले होते हैं। कभी मस्जिद जो यहाँ पे ग्रो है, मदारिस है, वो हया मार्च की शक्ल में निकलते हैं, लाल मस्जिद से लोग निकलते हैं, और फिर रियासत पुलिस आपको वो कहती है कि क्योंकि औरत मार्च
को जो लोग ज्वाइन करते हैं वो तो हिस्टोरिकली मतलब बिल्कुल नॉन वायलेंट लोग हैं, पीसफुल खवातीन होती हैं, औरतें, उनके साथ बच्चे, बूढ़े। तो उस पे हम मुसलसल देख रहे हैं कि पिछले साल भी लाठीचार्ज किया गया, इस साल भी औरत मार्च की रैली को रोक दिया गया और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, और पुलिस ने उनके बहुत ज्यादा यहाँ इस्लामाबाद में धक्कम पेल हुई और वुमेन पुलिस ने धक्के दिए, उसमें जो एल्डरली वुमेन थी, प्रेग्नेंट औरतें थी बीच में, तो बहुत ज्यादा एक ये सेंस होती है कि हम औरतें जो है अगर आगे दिन भी जो है वो अब नहीं बना सकते, मतलब एक पुरसकून माहौल में, एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर, तो फिर ये रियासत किसके साथ खड़ी है? साहब, आप क्या समझती हैं इस चीज को मनाने के लिए क्या क्राइटेरिया सेट होना चाहिए हुकूमत की जानिब से, क्या करना चाहिए इस पे इक़दाम, और आप इस पे हुकूमत से, रियासत से क्या मुतालबा करेंगी कि किस तरह के इक़दाम हुकूमत की जानिब से किए जाने चाहिए खासतौर पर इस दिन के लिए? देखिए, एक तो ये है कि किस तरह का रैली होनी चाहिए, मेरा ख्याल है ये हुकूमत का काम नहीं है। ये जो भी पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन औरतों के आदमी दिन पर जिस तरह भी अपना दिन मनाना चाहे, देखिए पाकिस्तान को छोटा सा मुल्क नहीं है, माशाल्लाह 25 इस वक्त हम करोड़ अवाम है, उसमें 49% औरतें हैं और मर्द भी माशाल्लाह से अब हमारे साथ औरत मार्च में और इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। तो वो ये है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि किस तरह से मनाना चाहिए। हर शहर में जो है कभी कोई रैलीज निकालते हैं, कोई जो है वो किसी पार्क में कोई प्रोग्राम करता है, कोई जो है वो कल्चरल शोज करते हैं, मतलब लोगों के अपने अपने तरीके हैं जिससे वो करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हुकूमत को कोई क्राइटेरिया तय करना चाहिए कि इसको किस तरह से मनाना चाहिए। अलबत्ता ये है कि हर जगह पे जहाँ औरत मार्च और इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है उसमें जो है औरतों के जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करनी चाहिए, ना सिर्फ उनकी निशानदेही करनी चाहिए बल्कि वो उन मसाइल का क्या हल है वो भी जो औरत मार्च दूसरे वुमेन राइट्स ग्रुप्स हैं वो हुकूमत को एक तरह से वो एक डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, कौन से स्टेप्स हैं जिससे लेने से ये मसाइल जो है उनमें कमी आ सकती है। तो ये भी सिविल सोसाइटी का और वुमेन राइट्स मूवमेंट का ये मैं समझती हूँ ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनका हल भी तजवीज करें, और फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत की ह्यूमन राइट्स इदारों की जिम्मेदारी है कि वो उनका हल तलाश करें। हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा और आमना सरदार साहिबा, आप दोनों हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन को हम एक और इशू की तरफ भी लिए चलते हैं, रस्म का जिक्र करते हैं जिसका तस्वुर करने से भी इंसान यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुल्क में कम उम्री की शादी से मुतालिक कवानीन तो मौजूद हैं मगर कबाइल और सरदारों के जेर असर इस्लाम में बच्चियों को पैदाइश से पहले ही किसी और के हवाले कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये ऐसी बात है और एक ऐसी रस्म है यकीनी तौर पे जो भी सुनता है वो अपने कानों को हाथ लगाता है और तौबा करता है कि इस तरह के रसूमात थी और इस तरह के जो अभी भी वहाँ पर चल रहे हैं खासतौर पे कबाइल के अंदर, ये तमाम रसूमात इनको फौरी तौर पर रोका जाए। और जो कम उम्री में शादी है यकीनी तौर पर ये तो कानूनन जुर्म है, जब तक वो इस पर बालिग नहीं हो जाती, जब तक वो उस एज तक नहीं पहुँच जाती हैं जहाँ पर उनकी शादी की जो एज है और जो हुकूमत और जो कानून जो शरई देती है उसके मुताबिक उन तमाम चीज़ों को चला है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो देखते हैं, उसके बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। कारोकारी यानी नाम निहाद गैरत के नाम पर कत्ल की रस्म का तो सबने सुना होगा, लेकिन पेट जैसी बदतरीन रस्म के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। पेट की रस्म का मतलब ये है कि शादी के बाद बच्ची पैदा हुई तो वो नाना की मिल्कियत होगी, यानी एक शख्स ने लड़की दी और जवाब में एक लड़की ले, लड़की के मुस्तकबिल यानी शादी का फैसला उसका नाना करेगा। औरत को जब माकूम बनाया गया उसको बेचना शुरू कर दिया। ये भी पितराना समाज से लेकर ये सिस्टम चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो मुआवजा अदा नहीं कर सकते तो उनसे ये पेट मांगा करते हैं। पेट का मकसद ये होता है कि औरत जो ब्याही जाती है उसके पेट से जब भी कोई लड़की पैदा होगी तो वो उनके रिश्तेदारों की हो जाएगी, उनकी मर्जी है वो जहाँ करें लड़की को। और बलूचिस्तान में और सूबे सरहद के कई इलाकों में, सिंध में ये रिवाज बाकायदे चल रहा है। अब्दुल गनी नामी शख्स ने अपनी 8 बेटियां ब्याही और पेट में 12 लड़कियों की मिल्कियत हासिल की, जो बढ़ते बढ़ते 23 बच्चियों तक जा पहुंची। अब अब्दुल गनी मर चुका है, लेकिन 5 पेट अब भी वाजिबुल अदा हैं, जो उसके बेटे वसूल करेंगे। हमारी लड़कियां, औरतें क्या कोई शय है जिसको इस तरह से उठा के पामाल कर दिया जाए? कोई गुड़िया है कि कांच की तरह खेल कर फेंक दी जाए? तो ऐसे बेजमीर लोगों को बेनकाब करना चाहिए।
लड़की के बदले में दूल्हा के घर वाले रकम, जमीन या फिर किसी लड़की का रिश्ता देते हैं। ये अनदेखा मुआवजा बर वक्त अदायगी के साथ होता है, यानी लड़की को रस्म के नाम पर बेचा और खरीदा जाता है। अब भी बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो कि इस तरह के अमल को बहुत ही फ़ख्र से करते हैं और इसको अपना हक और रस्म समझते हैं। इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट ना होने की बहुत बड़ी ये वजह है कि डर होता है लोगों को कि अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमें या हमारे ख़ानदान को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। बदतरीन बात यह है कि बच्ची की शादी 12 से 14 साल के दरमियान कर दी जाती है। बच्ची का रिश्ता देने से इनकार की सूरत में बात जिरगे और कत्ल व गारत तक पहुंच जाती है। पेट की रस्म के नाम पर बच्चियों के साथ सदियों से ये जुल्म जारी है। क्या इस जुल्म को जारी रहना चाहिए? शाहजमान भंगर, आज न्यूज़, कराची। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और उसके बाद सिर्फ एक ही लफ्ज़ जो मुँह से निकलता है, उफ, कि हम किस दौर में रह रहे हैं और ये क्या चल रहा है। एक ज़माना था कि जब बच्ची पैदा होती थी तो उसे दफन कर दो, उसे ज़िंदा ही दरगोर कर दो। ये रस्मात रफ्ता रफ्ता जिस तरह से ख़त्म हुई और उसके बाद फिर ये हमने एक रस्म देखी, पेट। ये कहने को तो सिर्फ एक पेट लफ्ज़ है, लेकिन इस रसूमात के क्या क्या नुकसानात ये आपने रिपोर्ट में देखे कि वो शख्स मर भी गया लेकिन वो अभी भी 4 बेटियों के हवाले से जो भी है वो अभी भी वाजिबुल अदा है। ये चलती आ रही है रस्म और मुस्तकिल चल रही है। आमना सरदार हमारे साथ मौजूद हैं, फजाना बारी हमारे साथ मौजूद है, रेहाना चरण जो कि विमेन एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। रेहाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये रिपोर्ट आपने भी मुलाहिजा अब की होगी, पेट की रस्म है, कहने को तो एक छोटा सा लफ्ज़ है पेट की रस्म, लेकिन इस रस्म में हो क्या रहा है, किस तरह से इस्तेहसाल हो रहा है इन बच्चियों का जो अभी पैदा भी नहीं हुई हैं सही से, जिन्होंने अभी आके दुनिया में सही से आंख नहीं खोली है, उनको किसी और के पल्ले बांध दिया जाता है या कोई उसका जो कहें कि वो उसका रखवाला होगा आगे चल के और उसके बदले उसे ज़मीन दी जा रही है। पैदा हुई नहीं बच्ची और अभी से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये कब तक चलती रहेंगी चीज़ें, आप क्या समझती हैं? मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो ये बात हाईलाइट हो रही, इनके अंदर ये रस्म तो बहुत सालों से चल रही है। हम बचपन से ये चीज देखते आ रहे हैं। वो ये रस्म एक तरह से जो वट्टे सट्टे का उलट भी है। अगर आपको वट्टे सट्टे में भी लड़की नहीं है तो उसमें ये भी हो जाता है कि चलो अभी नहीं है, लेकिन जब पैदा होगी ना तो वो आप दे दीजिएगा। और उसमें एक और चीज भी हो जाती है कि बच्चियां पढ़ जाती हैं, डॉक्टर बन जाती है, इंजीनियर बन जाती है, लेकिन ये रस्म जो है वो उनके गले में जो है वो एक फांसी के फंदे की तरह जो है अटकी हुई होती है और इस पर खानदानी झगड़े भी हो जाते हैं और इस पर खून भी हो जाते हैं। और बहुत ही एक तरफ जो है ना ये ऐसी रस्म है जो अनर्कलिंग तो नजर आती है, ये ऐसी रस्म है जो अभी तक उस तरह से हाईलाइट भी नहीं हुई है। तो इस पर बात वाकई उस पर बात करनी चाहिए क्योंकि इसमें हमारी काफी सारी तालीम याफ्ता लड़कियां जो है वो इस फिल्म के अंदर आ जाती हैं, उनके पेरेंट्स बड़े जो है वो टेंशन में आ जाते हैं। तो इसको हाईलाइट करना चाहिए और हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो भी है उस पर इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे इसको डिस्कस करना चाहिए और इस केस भी रजिस्टर होने चाहिए इन सारे केसेस भी। जैसे एक दौर में हमारे अनर्कलिंग भी जो था वो एक एक्सेप्टेंस थी कि यहाँ खानदान में होता है, लेकिन जब इसमें बात की गई तो अब इसको बाकायदे इस पर एक रजिस्टर आता है। लोग और कहीं पर कोई छिपाता है तो लोग फोन करके बता देते हैं कि यहाँ पर ये चीज हो रही है, लेकिन इस बात पर अभी भी इस तरह से उसको नहीं लिया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। इसको भी एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए क्योंकि इस चीज का अगर कहीं पर भी पता चले। अपने प्रोग्राम के जरिए हमने ये इशू भी हाईलाइट किया है, लेकिन यहाँ पर सवाल फिर वही आ जाता है कि औरत का किस किस रूप में इस्तेहसाल किया जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, इस पर जो है वो बाकायदे कानून साजी होनी चाहिए और हमें उस पर के जो है अगर जैसे अनर्कलिंग की है या लाना चाहिए और बाकायदे कहीं पर भी ऐसी चीज होती है जैसे अब हमारे पास जो बचपन की शादी पर बैन हुआ है, तो कहीं पर भी अगर इस तरह की कोई चीज सामने आती है तो उस पर भी बाकायदे जो एक्शन होना चाहिए। एक्शन तो होना चाहिए। राना साहब, आप क्या समझती हैं कि एक्शन होना चाहिए? सिर्फ ये हम कहते हैं लेकिन हो नहीं पाता एक्शन। कानून साजी नहीं, हम हमारे कहने का मतलब हम जब असेंबली में हमारे माशाल्लाह अब काफी सारी वुमेन्स भी आ गई तो बाकायदे इस पर कानून साजी होकर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून आ गया है तो इस पर भी इसको उस ज़मरे में लाना चाहिए और बिल्कुल दायरा ये तब तक होगा जब हम इसको बाकायदे वर्डिंग के सूरत में किसी कानून की सूरत में लाएंगे और उसको
उसमें लाएंगे। उसके बाद ही हम एक्टिविस्ट से पहले तो हमारी ये डिमांड है कि इसको ऐसे कानून लाया जाए, उसके बाद ही हम उस पर जो FIR हो गया जो करेंगे। अभी तक उस पर उसको इस सच लिया ही नहीं गया है ना ठीक है। इसको रेहाना साहिबा, हम वक्तन इस इशू को मुसलसल हाईलाइट कर भी रहे हैं, साथ ही रहेगा, आपसे मजीद बात करेंगे। एक बार फिर रुख कर लेते हैं आमना सरदार की जानिब। आमना साहिबा, हम अभी यही बात कर रहे थे और एक ये अब जो इशू अब हाईलाइट किया है ये शायद नाजरीन के लिए एक नया इशू है, हालांकि ये काफ़ी पुरानी, सालों पुरानी रस्म है, लेकिन अब नाजरीन को अब बताया गया। इस पर क्या इकदाम होने चाहिए और क्या ये सिर्फ सिंध के मामलात हैं, अंदरूनी पंजाब के मामलात हैं, या इसी तरह के मामलात आप KPK में भी देखती हैं? मेरी बड़ी आपको हैरत से ये बताऊंगी कि मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन है। मैं इससे पहले मैंने ये नहीं सुना। बहुत किसी कबायली इलाके में अगर होता हो तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ मुझे मतलब खैबर पख्तूनख्वा में मैंने आम ये बात होते नहीं देखी। वनी देखे हो जाता है, सवारा हो जाता है, वटा सट्टा हो गया, और ये गग यहाँ पे एक खास रस्म थी वो हो जाती थी। लेकिन इस तरह का ये जो पेट का रस्म आपने जिक्र किया ये मैंने पहली बार सुना है। और देखिए कानून साजी का जैसे मेरी बहन ने जिक्र किया, कानून साजी बहुत सारी चीजों पे हुई है, बहुत सारी चीजों पे कवानीन बने हुए हैं। बदकिस्मती से आपको मैं बताऊं कि उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसकी वजूहात कुछ हैं। उनकी वजूहात ये है कि आम हमारे अवाम जो हैं वो चूंकि एजुकेटेड नहीं है, उनको उस तक आगाही नहीं पहुंची। मैं समझती हूँ चले अगर वो तालीम याफ्ता नहीं भी हैं तो उनको आगाही या अवेयरनेस तो पहुंचाई जा सकती है। और ये जो आपकी क्या कहते हैं सिविल सोसाइटीज हैं, ये काफी हद तक ये काम कर रही हैं। बहुत सारे लोग जो कि समाजी कारकुनान हैं वो इन इश्यूज पर काम कर रहे हैं। आपके मीडिया को इस पे काम करने की जरूरत है। अगर मैं आपसे मजीद इस पे थोड़ी सी बात करूं तो ये होगी कि आप जो ड्रामाज और फिल्में बनाते हैं उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है माशरे पे। आपने पहले भी जो ड्रामे बनाए इन कुछ ऐसे टची मौजूआत पर, वो बहुत ज्यादा हिट गए और उससे लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई। आप कहेंगी कि ये बैठी असेंबली में हुई हैं और बात कर रही हैं ड्रामों की, लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे लोगों को कवानीन का पता ही नहीं है। मैं असेंबली में बैठे हुए लोगों के बारे में कहूंगी कि उनको नहीं पता कि उनकी असेंबली में कितने बेहतरीन किस्म के कवानीन पास हो चुके हुए हैं। हमारे मुल्क में अगर आप कवानीन की बात करें तो इस कदर बेहतरीन कवानीन पास हुए हैं। ये फरजाना बारी साहिबा मेरी इस बात को बिल्कुल इससे अग्री करेंगी कि हमारे बेहतरीन कवानीन मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात इससे अवेयरनेस के लिए आप क्या समझती हैं आमना साहिबा? इन कवानीन से अवेयरनेस करवाने के लिए क्या होना चाहिए इस पर? जैसे आज आपका प्रोग्राम हो रहा है, ये मैं समझती हूँ एक बहुत ही अहम आपने इक़दाम किया, कदम उठाया कि आपने इतने नाजुक मौजू को, इतने हसास मौजू को आप ज़ेरे बहस लेके आए। तो ये भी आपकी अवेयरनेस में इजाफा कर रहे हैं। कितने लोग आपका ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो उनकी अवेयरनेस हो रही है। इसी तरीके से जो इदारे, जो महकमे, विमेन जो कमीशन बने हुए हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन बने हुए हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? इनके जिम्मे ये काम होने चाहिए कि जहाँ पे जिन बच्चों के साथ कुछ हो रहा है वो उन पे इक़दाम करें उनके लिए। इसी तरह विमेन कमीशन सिर्फ कमीशन हो, बैठ के खाली मीटिंग्स ना की जाए, बल्कि जो इश्यूज हैं, जो खवातीन के मसाइल हैं, उन मसाइल के हल के लिए बात की जाए, उन मसाइल को उनकी सदबाब किया जाए, उन मसाइल का सदबाब किया जाए। न सिर्फ बच्चों के हम ये बात कर रहे हैं, न सिर्फ छोटी बच्चियों पे बात कर रहे हैं, हम विमेंस के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो यानी एक बड़ी एज की अगर खातून है तो उनके साथ भी अक्सर ये हमने इसी विमेंस डे के ऊपर देखा कि एक खातून को उसके घर की खिड़की से नीचे फेंक दिया गया। ये विमेंस डे के ऊपर ये वाक़या पेश आया, उस पर अभी तहकीकात चल रही कि वजूहात क्या थी, क्या मामला थे। फिर हमने अभी कुछ दिन पहले एक वाक़या और देखा कि एक शख्स ने एक लड़की के ऊपर फायरिंग कर दी और उसमें उसका भाई भी शदीद जख्मी हुआ कि उसने शादी से इनकार कर दिया। भाई उनकी अपनी लाइफ है, अगर ये तमाम चीजें हैं तो उनको भी जीने का हक है, वो भी एक खातून है और ना सिर्फ खातून बल्कि एक माशरे में उनका एक आला मकाम है, वो किरदार अदा करती है माशरे में अपना। एक चीज तो ये है जी कि अगर आप सजा और जजा का जो हमारे यहाँ एक वो बन गया हुआ है कि जब तक सजा और जजा का उसूल पूरे तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, अब जैसे आपने बताया कि खातून के उनको धक्का दिया गया, या जब तक इनके घर वालों का या जिसने भी उनके साथ ये हरकत की
उसको सजा नहीं होगी, वो मिसाल नहीं बनेगा। जैसे जैनब वाला वाकया आपको याद होगा, जब उस बच्ची का हुआ था रेप, तो उसके तमाम मामलात हमारे सामने हैं और बस यही अब है कि इन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हिरासानी की सज़ा 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना है, लेकिन कई जगहों पर ऐसा भी नहीं हो पाता क्योंकि सही तरह से रिपोर्ट ही नहीं किया जाता इस तरह के केसेस। हमारे साथ मौजूद थे रेहाना चुनैड़, वुमेन एक्टिविस्ट, फरजाना बारी, सामाजिक कारकुन, आमना सरदार साहिबा, रुकने KPK असेंबली। आप तीनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ आज न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।